नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी जीडी 2023-24 के लिए जो आपका जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसके तहत टोटल 35 वीडियो आने वाली है। इस 35 वीडियो में से आज ये आप सेकेंड वीडियो वॉच कर रहे हैं। इससे पहले जो पहला वीडियो था, जो परसों आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था, उनकी पीडीएफ डीमो के तौर पे जो है आपका फ्री रखा गया था। आज के बाद ये जो पीडीएफ आप वॉच कर रहे हैं, इस पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल होना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नामांकन करवा लें। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मेरे द्वारा बताए गए सारे बात को साथ ही साथ पीडीएफ जो ये आप प्राप्त करेंगे, उनकी रिवीजन, साथ ही साथ जो टॉपिक वाइज हमने करा रखा है, इतना अगर आपने कर लिया तो 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिला के देने की मैं गारंटी ले सकता हूं। और 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन आपको करवा के दूंगा, बशर्ते वही शर्त है, जितना भी बोलूं मौखिक रूप से उसे भी आपको करना है। इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा और पीडीएफ भी आपको लेके रिवीजन करना होगा, ताकि आपके एक एक चीज़ जो मेरे द्वारा बताया गया है, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं और एग्जाम में यहीं से आएगा। क्योंकि पास्ट में जो है हमने 3-4 एग्जाम के ऊपर इस प्रकार की लॉस्ट सीरीज चलाए हैं और ऊपर वाले की दया से मुझे अच्छा खासा सफलता हाथ लगा है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्टेड? देखिए, एगो स्वच्छ भारत मिशन है या स्वच्छ भारत अभियान है, और ये है आपका केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका ग्रामीण वाला 1986 में आया था, और जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है या स्वच्छ भारत मिशन है, ये आपका आया था जी गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को। तो ये नवीन सीरीज के हैं, लेकिन जो आपका ग्रामीण मिशन वाला है, स्वच्छता ग्रामीण मिशन, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन, ये आपका 1986 में ही आया था। तो एक एक बात को ध्यान से रखेंगे। देखिए, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया या राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन कब चलाया गया, तो आप सीधे वे में आंसर 2014 दोगे। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो ये मान लीजिए कि 2023 में मनाया गया स्वच्छ भारत मिशन कैमा मिशन था, या फिर कैमा ये जो है योजना है, कौन सी साल का है, कितने नंबर का है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे अगर ईस्वी जानोगे तो। एक फॉर्म ये हुआ। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि स्वच्छ भारत मिशन की सेकेंड राउंड, दूसरी चरण कब स्टार्ट हुई, तो आप 2020-2021 आंसर करोगे। कहोगे गुरुजी 2020-2021 दोनों थोड़ी कैसे होता है भाई? तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा किसी साल की 31 मार्च तक चलती है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। 1/4/2023 से ये स्टार्ट हुआ हमारा फाइनेंशियल ईयर, और अगले साल के 31 मार्च 2024 तक चलेंगे। तो अभी हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में जी रहे हैं? 2023-24 में। तो अगर वित्तीय ईयर वाला ऑप्शन दिया है सेकेंड राउंड स्वच्छता मिशन का, तो 2021 होगा, और खाली ये पूछा ईस्वी दिया है 2021, तो 2020 मारिएगा। किसी भी एंगल से आपका प्रश्न का आंसर गलत नहीं होना चाहिए दादा, है ना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू करी गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत ये 2015 में करी जाती है। 2016 में स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो है 2017 में मातृ वंदना योजना, इसे ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 2003 में होता है। कोई बच्चा अगर 2015 सोच रहा है तो सोच तो सही रहा है, लेकिन थोड़ा सा गलत सोच रहा है। देखिए, ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, यहीं पे गलती करते हैं और घर आके मिलाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। एगो होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, है ना। दोनों का अर्थ निकालेंगे तो लगभग सही निकलता है, एक जैसे ही। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, है ना। थोड़ा सा एक वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। ये 2015 में आया था, और ये जो आप ऊपर वाले स्लाइड में देख रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये 2003 में ही आई थी। तो दोनों को स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से अब तक की जो सफर रहा है क्वेश्चन पूछने का, इसका एज पूछता है, तो इसकी एज की जो सीमा है 18 से 70 वर्ष की एज होनी चाहिए, जिनको भी ये लाभ चाहिए। साथ ही साथ एगो
अटल पेंशन योजना में भी आपको एज सीमा पूछता है, तो 18 से 40 वर्ष कहिएगा अटल वाला में, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। इनके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पिछले 1.5 साल के अंदर 8 टाइम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कभी ये पूछता है कि कितनी रकम दी जाती है, कितने दिनों पे दी जाती है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, ये सब। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में यूपी के गोरखपुर से स्टार्ट हुआ था। इसमें 6,000 रुपये की सालाना राशि जो है मदद के तौर पे दिया जाता है किसानों को। मैं पहले ही बता दिया हूं कि कोई भी योजना के सभी आदमी हकदार नहीं होते हैं। जो उसके क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होता है, जो उस दायरे में आता है, वही लाभार्थी बनते हैं। तो ये तो आप हमसे बेहतर समझते ही हैं। ये 3 किस्त में आता है, जो 4 माह पे आती है, ठीक है। 4 माह गुने 3, 12 माह में 3 बार, और हर माह जो है 4 माह पे 2,000 रुपया दिया जाता है, मतलब 6,000 की आर्थिक मदद मिलती है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में करी गई थी। 2016 में ही आप उज्ज्वला योजना जो है आपका, जो एलपीजी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उजाला योजना जो है वो एलईडी बल्ब से संबंधित है। इसके अलावा कौन सा क्रिकेट टीम वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में 3,000 छक्का लगाने वाली पहली टीम बनी है ना। जो बच्चे नहीं सुनेंगे समझेंगे, पहले से ये घर के अंदर प्रिपेयर नहीं करके जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो ऑप्शन में अगर इसी क्वेश्चन में वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया आएगा, गारंटी विश्वास है मेरा कि 90% बच्चा उसे टिक कर देगा, और जो 10% होनहार बच्चे हैं वो टिक करेंगे भारत को, और वही मेरिट में आएंगे। आप जानते हैं कि 0.5 नंबर से भी मेरिट छूट जाती है, ठीक है। ये भारत हो गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड अब किसके नाम है? रोहित शर्मा साहब के नाम है। रोहित शर्मा को हम क्या कहते हैं? हिटमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिटमैन कहते हैं। धोनी को हम क्या कहते हैं? माही कहते हैं। राहुल द्रविड़ जो अभी इंडिया का मुख्य कोच है, क्या कहलाता है भाई? भरोसेमंद या चाइना का वाल कहा जाता है, द वाल भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिसके उपनाम है। जंबो आप अनिल कुंबले साहब को कहते हो, टर्मिनेटर आप हरभजन सिंह को कहते हो, हरियाणा हरिकेन आप कपिल देव साहब को कहते हो। तो ये जो कुछ उपनाम है, यहाँ से भी क्वेश्चन जीडी जैसे, एचसीएम जैसे, एमटीएस जैसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आईपीएल में सबसे अधिक छक्का मारने का रिकॉर्ड अभी भी क्रिस गेल के नाम सुरक्षित है, और जो रोहित शर्मा सबसे अधिक इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्का मारने का रिकॉर्ड बनाया है, ये किसे रिप्लेस किया है? तो ये क्रिस गेल को ही रिप्लेस किया है। इससे पहले क्रिस गेल, जिसे यूनिवर्स बॉस भी कहा जाता है, क्रिस गेल का भी अपना एक नाम है मेरे भाई, इसे यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। ये जो है ब्रह्मांड के बॉस हैं भाई। इसके अलावा T20 अच्छा, सबसे अगर व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा वनडे क्रिकेट में पारी कहेंगे तो रोहित शर्मा के नाम है, 264 रन के, है ना। और आईपीएल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर कहेंगे तो ये क्रिस गेल के नाम है, आईपीएल में 175 रन के। तो दोनों आपके स्लाइड में 2-2 रिकॉर्ड और छुपे हैं, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 ये अमेरिका, न्यूयॉर्क और डेलस फ्लोरिडा में होगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क, डेलास, फ्लोरिडा प्रांत में होगा। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 में होने वाली है, ये बांग्लादेश के अंदर कराई जाएगी। आईसीसी अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप का फर्स्ट फॉर्मेट था, और फर्स्ट फॉर्मेट में गोल किसने किया? तो भारत। विनर भारत बना है, रनर अप इंग्लैंड रहा, और होस्ट कंट्री आपका साउथ अफ्रीका रहा। इसके कप्तान आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये तो पूछे जा चुके हैं कि कहां हुआ था, कौन जीता, कौन हारा। आपके कप्तान पूछे जाएंगे, तो इसके कप्तान है भैया शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जी इनके कप्तान है आपका आईसीसी अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप महिला वाला, जो पहला एडिशन था। T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 ये मेन वाला है, ये अंडर 90 वाला नहीं है। अंडर 90, अंडर 70, अंडर 16 क्या होता है? एक रिस्ट्रिक्टिव मोड लगा दिया जाता है कि इस उम्र से कम जो उम्र होगा वही खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो T20 महिला वर्ल्ड कप जो मेन फॉर्मेट है, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जब तक आदमी संन्यास नहीं लिया खेलता है। तो ये महिला वाला है। तो इसके जो विनर है, ये 2023 में ऑस्ट्रेलिया बने हैं, और उप विजेता आपका होस्ट कंट्री जो रहा साउथ अफ्रीका, वही उप विजेता भी रहे। ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारे पलड़ा जो है पलट गया है रिकॉर्ड का। तो ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले शतकवीर विराट कोहली बन गए हैं। ये अब 50 शतकों के साथ टॉप पे हैं, और यहां तक किसी को पहुंचना लगभग 1-1.5 साल तक तो बिल्कुल नहीं, है ना।
पहुंचेगा मेरे ख्याल से तो बाबर आजम पहुंच सकता है और शुभमन गिल पहुंच सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तो ये विराट कोहली हैं जो 50 शतक लगा चुके हैं और ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। कहीं पे आप इस बात को मेरे लिख सकते हैं, एसएससी सेम लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये 50वां शतक जो आप विराट कोहली लगाया ये किस देश के खिलाफ लगाया, तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था आपके वर्ल्ड कप के दौरान। इसके अलावा ओडीआई क्रिकेट में चौथा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी अब अपने बिरटू के नाम हो गया है। पहले 5वां सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे बिरटू, अब चौथा सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। ये किसे धकेला है 5वां स्थान पे, तो चौथा स्थान छीन गया है अब सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या के पल्ले से चौथा स्थान छूट गया है। श्रीलंका के महान धाकर ओपनर बल्लेबाज सनत जयसूर्या ये चौथे स्थान पे थे ओडीआई क्रिकेट में रन लगाने के मामले में, अब ये 5वें स्थान पे चले गए हैं बिकॉज ऑफ विराट कोहली। विराट कोहली देखिए 13,000 रन बनाने वाले सबसे फास्ट खिलाड़ी ओडीआई क्रिकेट के अंदर बने, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो 3 गो खिलाड़ी होगा ये होगा एगो सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा और रिकी पॉन्टिंग। विराट कोहली से ज्यादा रन बना के अभी भी इनसे ऊपर है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 1973 में, भारत एको बार नहीं जीता है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 1975 में, भारत 2 बार जीता है 1983 और 2011 में। 1983 में कपिल देव साहब के कप्तानी में, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। विश्व कप जीतने का सबसे अधिक बार रिकॉर्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के नाम है, मौजूदा ट्रॉफी के साथ 6 बार, यानी जो करंट 2023 में है ये भी विजेता ऑस्ट्रेलिया ही है। इनके अलावा टी20 पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुआ था, टी20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुआ था। आपने महिला वाला वहां से 1973 में शुरू किया, अब पुरुष वाला 1975 में, यहाँ भी 2 साल का गैप। अब यहाँ पे क्या हुआ, पुरुष वाला पहले शुरू हो गया और तब हुआ महिला वाला, तो यहाँ भी 2 साल का गैप। तो अच्छा है याद करने के लिए, इस भी पूछे जाते हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। इसके द्वारा जो घरेलू सीरीज कराए जाते हैं, सैयद मुश्ताक अली का जो है फॉर्मेट आपका पूछा गया था सीजीएल में, तो ये टी20 फॉर्मेट है। विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी इत्यादि, वो ईरानी ट्रॉफी भी रखेगा, ईरानी ट्रॉफी भी कराते हैं, तो ये सब जो है ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आईसीसी टी20 क्रिकेट में प्रथम महिला एम्पायर, पुरुष वाले खेल में महिला एम्पायरिंग की है, इनका नाम है किम कॉटन और ये न्यूजीलैंड के रहने वाली है। तो ये एक चर्चा का सबब है, इससे जो है आप याद रखिएगा कि टी20 क्रिकेट में प्रथम महिला एम्पायरिंग करने वाली महिला तो किम कॉटन न्यूजीलैंड के हैं। एकमारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, भैया वैसा ही नाम है एकमारा, है ना। तो ये उत्सव जो है उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना। उड़ीसा के अन्य त्योहार में आएंगे, उत्सव महोत्सव में आएंगे तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ये सबसे ज्यादा जो फेमस है उड़ीसा के अंदर, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाले जाते हैं। नौखाई त्योहार ये फसली त्योहार है। नवकलेश्वर महोत्सव, रजो पर्व, इसे राजा पर्व या रजो पर्व भी कहा जाता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव जो 5 दिनों तक चलता है, तो ये उड़ीसा के कुछ महोत्सव पर्व हैं। जो बात आपके लिए नवीन हो, न्यू हो, उसे नोट करते चलें, और या फिर आप पीडीएफ ले रखे हैं तो वीडियो के साथ एक बार पीडीएफ भी जो है उसमें टिक कर लें, हाईलाइट कर लें मेरे भाई, कि आपको जो है किस पे विशेष बल देना है, इसीलिए तो पीडीएफ जरूरी होती है। इसके अलावा विशु, मकर विलक्कू, ओनम, त्रिशूर पूरम ये सभी के सभी केरल के त्योहारों में से हैं, जिसमें हमने ओनम को बता दिया था कितने दिन तक चलती है, इसे पूछा जाता है क्योंकि, तो ये 10 दिनों तक चलता है। बाद बाकी विशु को हमने बताया था कि ये न्यू ईयर फेस्टिवल है आपका केरल का। मकर विलक्कू जो है ये मकर संक्रांति वाला फेस्टिवल है आपका केरल का। इसके अलावा कथकली भी है और मोहिनीअट्टम, वो तो नृत्य हो जाएंगे आपके शास्त्रीय वाली केरल का। गोची उत्सव, कुल्लू दशहरा, डुंगरी त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक पेंटिंग काफ़ी फेमस हो रहा है, गुलेर पेंटिंग, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बुमचू उत्सव, सागा दावा त्योहार, लोसांग चूफाट, ये सभी के सभी सिक्किम में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि भाई ये जो लोसांग है ये किस कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, तो आप लोग जो है बताएंगे चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। इसके अलावा ड्री फेस्टिवल महोत्सव, मोपीन त्योहार, सोलुंगा त्योहार, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में लोसार भी लिखिएगा, क्योंकि लोसार एक से अधिक जगह मनाया जाता है ना। आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए ना लिखा, सिर्फ वीडियो में बताऊंगा। लोसार लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी मनाए जाते हैं। ये बौद्ध धर्म का त्योहार है, ध्यान रखेंगे। लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश और लद्दाख लिखना है, यहाँ पे लद्दाख भी मनाया जाता है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश राज्य में कांग्रेस को कुल कितने सीट पर विजय प्राप्त हुआ? देखिए 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं पूर्व पढ़ाए हुए कि भाई विधानसभा की चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? आपके पास मैं दो ही ऑप्शन दूंगा, एक तो राज्य चुनाव आयोग और एक निर्वाचन आयोग भारत सरकार। एक नंबर पे है राज्य चुनाव आयोग, 2 नंबर पे है निर्वाचन आयोग भारत सरकार। आप लोगों से आंसर डिमांड है। कल एक बच्चा जो मेरे सबसे प्रिय बच्चा है जिनका नाम है क्या नाम है उनका, रवि नाम है, देखिए रवि नाम है इनका, है ना, रवि नाम है। मैं इनसे एक सवाल किया था क्योंकि मैं अगर 1 घंटे की वीडियो बनाऊं और 58वें मिनट में कोई क्वेश्चन पूछूं तो उसका भी आंसर मुझे रवि से मिल जाता है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट बच्चा है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो बताता हूं उसको गंभीरता से ये सुनते हैं, लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी मुझ पे बिलीव करते हैं, है ना। तो कल मैं इनको जो है एक अच्छा मैं पूछा था मतलब फॉर्मली कि आपका जीके पहले की तुलना में ठीक हुआ कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा, अगर नहीं हुआ तो और ज्यादा बेटर प्रयास किया जाएगा। तो इन्होंने जवाब जो दिया वो बहुत अच्छा दिया, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप मुझे अपना 6 महीना देंगे तो मैं आपको आपका रिजल्ट दूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बशर्ते मैं जितनी बात बोलूं उनको आपको याद रखना होगा। देखिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो करना ही होगा, बिना मेहनत कुछ भी नहीं होती। आप चाहते हो कि लगे हैं हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत की सवाल है ना। अब ये भी नहीं है कि हमेशा मुंह लटका के रहना है, भाई पढ़ना है, हंसी खुशी है ना, पढ़ाई एंजॉय का चीज है भाई, है ना। लेकिन इतने भी एंजॉय 3 इडियट्स से मत करो, वो पिक्चर है भाई और ये रियल लाइफ है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, ऑल इज वेल नहीं है ना भाई। पढ़ना जरूरी है तो पढ़ते भी रहें, है ना, और इसके साथ साथ कूल भी रहें, दोनों बात। देखिए 66 गो मिला था आपको कांग्रेस को, बीजेपी को 200 सीट को मिला, बीजेपी को 163 मिला और बहुमत प्राप्त हुआ। 200 सीट 230 विधानसभा सीट हैं आपके कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे बदल गए हैं। मध्य प्रदेश में नया मुख्यमंत्री मिले हैं मोहन यादव जी, ठीक है, इन्हें भी सम्मान कीजिए। इनके अलावा डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला जी, इन्हें भी सम्मान। इनके अलावा 2023 में कई और राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए, जैसे राजस्थान, यहां पर सत्ता पलट हुआ है, कांग्रेस से बीजेपी की सरकार बनी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है ना, यहां पर भी बीजेपी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, है ना, ये सब स्टेट में 2023 में विधानसभा चुनाव कराए गए। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी दाग सकता है कि निम्न में से किस राज्य में 2023 में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? 2023 के लास्ट में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आपका विधानसभा चुनाव कराया गया था। ये 2022 के लास्ट में, तो ये 2022 में ही कराएगा, तो इसमें घुसेड़ देगा। इसके अलावा राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, भजन लाल शर्मा जी। कलराज मिश्र वहां के राज्यपाल है जो इनको जो है शपथ दिलाए। इनके अलावा अगला प्रश्न है ना, क्रिप्टन, नियॉन, आर्गन, जेनन, अक्रिय गैस के सभी फॉर्म है, तो इनमें सबसे ज्यादा अनुभार किसका है? तो सबसे ज्यादा अनुभार है भाई जेनॉन का। जेनॉन का सूत्र जो है कभी भी ZE ना मार दें, गलती हो जाएगा, XE होता है, ठीक है। तो ये जेनॉन है, जेनॉन के अनुभार जो है ऊपर दिए गए सभी अक्रिय गैस में सबसे भारी है जेनॉन। जेनॉन अक्रिय गैस होते हैं, है ना, होते हुए भी ये यौगिक का निर्माण कर सकता है। यौगिक समझ रहे हैं ना, यौगिक कंपाउंड इनका निर्माण कर सकता है। अपवाद है थोड़ा सा, वैसे जनरली वे में कोई भी इनर्ट गैस जो है किसी अन्य तत्व से प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए तो इसका नाम इनर्ट है, निष्क्रिय है, अक्रिय है, नोबेल है ना। नोबेल मतलब क्या होता है? जो संभ्रांत होते हैं, जो अलग होते हैं, है ना। तो इनको भी अलग दे दिया गया, तुम भाई बहुत बड़ा 30 मार खानो, अलग रहो, नोबेल नाम दे दिया गया। स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है आपको किसे? जेनॉन को भी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सबसे हल्की अक्रिय गैस आपका हीलियम होता है। अब हल्की भारी यहां से हम डिसाइड कर लेते हैं परमाणु क्रमांक। देखिए परमाणु क्रमांक 2 ही है हीलियम का, है ना, तो ये सबसे हल्की होता है। हीलियम का क्या क्या उपयोग है थोड़ा सा बता दूं। वायुयान के टायर में भरते हैं, क्यों भरते हैं? हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन होता है आपका ज्वलनशील, है ना, और हीलियम होता है जी आपका अदाहा। अदाहा मतलब जो जिसमें आग नहीं पकड़ता हो, तो ये अदाहा है ना। और हाइड्रोजन होती है ज्वलनशील, हाइड्रोजन की उसमें मान भी उच्च होती है, हाइड्रोजन का ईंधन
ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोजन का हम इसलिए नहीं भरते हैं। इसके अलावा हीलियम का और भी जो वाइटल यूज है ये है गोताखोरों के द्वारा। गोताखोर जब अपन उतरते हैं सिलेंडर लेके कहाँ पर मतलब गहराई में जो समुद्र के नीचे, तो वहां पे जो सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है ताकि सांस लेने में वायुमंडलीय दाब के प्रभाव जो है न पड़े, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अक्रिय गैस को समूह 18 में रखा गया है। आपके सामने सबसे अंत में चमक रहा होगा। मैंने आपसे दो चीज बताया है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है सूर्य, देखिए छोटा बच्चा सबका प्यारा होता है, तो बुध सबसे छोटा है ग्रह में, तो अपने पिता सूर्य के किनारे बैठा रहता है। और घर का सबसे नकारा बेटा सबसे कटा कटा रहता है। तो ये पीरियोडिक टेबल में 18 समूह है, तो सबसे लास्ट में आपका नकारा ग्रुप है, यानी आपका इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, न किसी से लेना न किसी से देना। अक्रिय गैस को समूह 18 में रखा गया है, नोबेल गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं N2O। ऑप्शन में NO2 भी देता है, जब इसका सूत्र पूछता है तो इस पे मत जाना। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये N2O है, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हंसाने वाले गैस का कहां इस्तेमाल होता है, ऑप्शन में दिया गया था शल्य चिकित्सा। देखिए शल्य चिकित्सा में इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शल्य चिकित्सा में जो आपका बेहोशी की स्थिति में लाया जाता है तो वहां पे इस गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद बाकी क्लोरोफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है ना। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व बाघ दिवस हम 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। 29 जून को हम सांख्यिकी दिवस इंडिया में मनाते हैं। पीसी महालनोबिस जिसके मॉडल पे सेकेंड पंचवर्षीय योजना था के जन्मदिन पे। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस और विश्व खेल दिवस भी मैंने आपको बता रखा है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे, है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है, ध्यान रखेंगे। विश्व वन्य जीव दिवस हम 3 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना लेते हैं भैया 13 फरवरी को, और उसी 13 फरवरी को हम रेडियो दिवस भी मना लेते हैं, ठीक है, दोनों एक के दिन। इनके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इतना दिवस जरूर करके जाएं, जहां तक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने रख दिया है ना, आपके एग्जाम के लिए लिहाज से। अखम लक्ष्मी देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अखाम लक्ष्मी देवी, है ना, अखम लक्ष्मी देवी नाम से लग रहा है कथक से होगा, क्योंकि उत्तर भारत में अधिकांश जो महिलाएं होती हैं उनके सरनेम देवी होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो लेकिन जो आपका मणिपुरी है वहां भी कलावती देवी, बिंबावती देवी है, तो इसमें भी आप इन्हें अखम लक्ष्मी देवी को भी ऐड कर लीजिएगा। 2018 में इसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करा गया था। मणिपुरी के अन्य कलाकार में आएंगे गुरु विपिन सिंह, ये गुरु हैं, अमला शंकर सिंह, जीत सिंह, कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर और झावेरी बहन, ये सभी के सभी जो है आपके मणिपुरी में आ जाएंगे। मणिपुरी में झावेरी बहन और सिंह सरनेम याद रख लिए तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार आएंगे तो कनक रेले, कौन है, कनक रेले, ये जो नालंदा आपका डांस वाला स्कूल है जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, तो इसमें कनक रेले जो का जो है योगदान है। इनके अलावा जयप्रभा मेनन, कल्याण कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, हिमावती, ये सभी के सभी मोहिनी अट्टम से संबंधित है, ठीक है भाई। इनके अलावा मणिपुरी में भगवान राधा कृष्ण तथा मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मोहिनी अट्टम महिला नृत्य है, ध्यान रखेंगे, इसमें कोई भी पुरुष भाग नहीं लेते हैं। कथकली के प्रमुख कलाकार में आएंगे तो कलामंडलम कृष्णन नायर। बहुत सारे बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि कलामंडलम जहां लगा रहे मोहिनी अट्टम मार दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो कभी कभी जो है गड्ढा में भी ऐसे नॉलेज ले जाते हैं, तो नॉलेज पूरी प्यूरीफाई होनी चाहिए। मैंने सिंह सरनेम आपको मणिपुरी बताए हैं, आपको 99.9% केस में सही होगा। महाराज सरनेम आपको मैं कथक बताया हूं, 99.9% केस में सही होगा, ठीक है। तो वैसे ही चीज को ट्रिक बनाएं जिसमें गलती होने के आसार बहुत कम है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा नारायण मेनन, कुमारन नारायण, ये सभी के सभी जो हैं केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली के कलाकारों में से हैं। इनके अलावा अगला जो प्रश्न है, एक सेकंड,
सी ऑफ पोपीज नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? देखिए, सी ऑफ पोपीज जो है अमिताभ घोष साहब की पुस्तक है और अमिताभ घोष साहब, शशि थरूर साहब, इसके अलावा रस्किन बॉन्ड साहब, झुम्पा लाहिरी, रामचंद्र गुहा और आर के नारायण, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ और किरण देसाई, अनीता देसाई, इतने राइटर कभी भी न तो पुराने हो रहे हैं न तो नए हो रहे हैं। पता ही नहीं चलता कब इनके किताब पूछे जाते हैं, एक आदमी स्किप करके, मतलब हमेशा बने रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इतने राइटर का जरूर आप ध्यान रखें। ये सभी राइटर की इकट्ठे किताब की लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा? तो टॉपिक वाइज पीडीएफ में मिलेगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ में मिलेगा, या फिर आप टॉपिक वाइज वीडियो जो है हमारा लिस्ट प्लेलिस्ट, उसमें आप जाके वॉच कर सकते हैं किताब वाला। तो अमिताभ घोष इसके आंसर है। अमिताभ घोष की अन्य पुस्तक में जंगलनामा, नामा पे मैंने 7 किताब बताया है, जंगलनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, शाहजहांनामा, शाहनामा, ये सब ध्यान रखेंगे, सबकी राइटर बता दिए हैं। द शैडो लायंस, द हंग्री टाइड, द रिवर ऑफ स्मोक, ये सभी के सभी पुस्तक जो हैं अमिताभ घोष जी के हैं। मैंने अमिताभ घोष जी के पुस्तक याद रखने की तरीके आपको बताया था कि इसमें नेचर का जिक्र जरूर होते हैं इनके शीर्षक में। जैसे यहाँ पे पोपीज देखिए, सी ऑफ पोपीज, तो सी क्या है? आदमी खूनता है, समुद्र है ना, क्या कौन खोदता है भाई? नेचुरल है, तो ये नेचर है ना। इसके अलावा यहाँ देखिए द शैडो लायंस, यहाँ शैडो क्या होता है? ये भी आपका नेचुरल है, शैडो छाया बनना। द हंग्री टाइड, अब टाइड कहाँ आता है? ये भी नेचुरल है। द रिवर ऑफ स्मोक, रिवर क्या है? नेचुरल है। इसमें ये पकड़ने की ट्रिक है, कला है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक दलाई लामा की पुस्तक है, उसके पुस्तक में आप हमेशा हैप्पीनेस शब्द को खोजिए, जो जिंदगी में शांति है उसको ढूंढिए, आपको मिल जाएगा उसका किताब। इसके अलावा शशि थरूर, इनके पुस्तक कौन कौन से हैं? अम्बेडकर ए लाइफ है, द ग्रेट इंडियन नोवेल है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है, अ कंपैशनेट अर्थ के लेखिका झुम्पा लाहिरी, द टू लाइफ्स, ए सुटेबल गर्ल, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। इसके अलावा एक किताब है अनसुटेबल बॉय, जो करण उर्फ कॉफी जो आता है, किसका? करण जौहर का है। इनके अलावा किसी ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो कंपन के आयाम के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप तारत्व के द्वारा भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि 2-4 दिन पहले मैंने इस पे एक प्रश्न आपको दागा था और बताया था, लेकिन वहां पे मैं उस लेवल से एक्सप्लेन नहीं करता, तो मुझे आज अचानक याद आया कि भैया इसमें कुछ छूट गया, तो इसके लिए मैं लेकर के आया हूं फिर से इसको, है ना। देखिए, ध्वनि का जो आपका प्रबलता है ये निर्धारित होती है कंपन के आयाम से। ध्वनि का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। जब ध्वनि की गति तेज होती है तो आयाम बड़ा होता है, जबकि ध्वनि की गति मंद होती है तो आयाम छोटा होता है। यानी आयाम ध्वनि की गति पर सीधा इफेक्ट डालता है। अब ध्वनि की गति, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठोस मीडियम पूछता है कि कहां पे ज्यादा कहां पे कम होती है। तो ध्वनि की जो चाल है ये सबसे अधिक आपका सॉलिड में होगा, फिर आपका लिक्विड में होता है, और सबसे अधिक जो है गैसीय मीडियम में होता है। ठीक है मेरे भाई, ये सुनने में हमें अटपटा जरूर लग रहा है, क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, आप वैज्ञानिक नहीं है। जो वैज्ञानिक है इस चीज को आराम से समझते हैं। इसके अलावा अटपटा बाद बाकी जो अगर वैज्ञानिक तरीके ढूंढेंगे तो फिर इजी वे में समझा ही जाएगा। इसके अलावा ध्वनि की तारत्व जो है ये किस पे डिपेंडेबल होता है? आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है मेरे भाई, आवृत्ति बढ़ने से तारत्व बढ़ जाता है ना। और तारत्व बढ़ने से ध्वनि जो होती है कैसी होती है? पतली। इसीलिए है ना, गीता, सुरेखा, संगीता की आवाज पतली होती है और मोहन, रमेश और कल्लू की आवाज मोटे होते हैं। ठीक है भाई, तो उसकी क्या होती है? आवृत्ति कम होती है ना। मतलब जेंट्स में और लेडीज में क्या होती है? आवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए ध्वनि पतली होती है। तो आज ध्वनि के विज्ञान को हम एकॉस्टिक कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ प्रकाश हो गया, अनुदैर्घ्य ध्वनि हो गया मेजर में, बाद बाकी और भी चीज अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य का उदाहरण होते हैं। इसमें ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ये सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैं बार बार इस चीज को आपको इंडिकेट करता रहता हूं। ध्वनि गमन के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता, है ना। और ध्वनि की मैं चाल जैसे कि बताया, ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उसके बाद, और सबसे कम गैस में, यही चीज लिखा है। ध्वनि का ऐसा मात्रक डेसिबल होता है। और मानव कौन से ध्वनि को सुनता है? तो श्रव्य ध्वनि को सुनता है। श्रव्य ध्वनि की सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम को हम अवश्रव्य कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक के ध्वनि को हम पराश्रव्य कहते हैं, जो कुत्ता, चमगादड़ इत्यादि सुनते हैं। गढ़मर्दन हिल रेंज किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल में ही बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है? तो ये ओडिशा में है, गढ़मर्दन हिल रेंज। ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी, अब महेंद्रगिरी मत मारना, क्योंकि
कि मैं बता दिया हूं कि महेंद्र गिरी बच्चे क्यों याद रखें, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस सेट की किताब खरीदते हैं तो हूबहू 5 साल पहले का आपको उल्टा सीधा करके छाप के देगा। अरे एग्जामिनर को क्या मतलब, किताब वाले को क्या जाता है भाई, वो तो बिजनेस है, आपको पास फेल से उनको क्या मतलब है। तो जो ऑप्शन एक बार महेंद्र गिरी रखा तो उसको रिप्लेस करने का उनके पास फुर्सत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए उड़ीसा की अब सबसे ऊंची चोटी देवमाली है ना, अगर ऑप्शन में है तो। अगर देवमाली नहीं है तो महेंद्र गिरी ठीक है भाई। तथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु, ये भी अभी चर्चा में रहा था क्योंकि इसे जो है अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, पिछला वाला T-2 पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था जो टाइगर की वृद्धि के लिए दिया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है, इंडिया की सबसे बड़ी आपका जो है क्षेत्रफल के हिसाब से नेशनल पार्क। इसमें स्नो लियोपर्ड्स जो है विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में एकमात्र नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गिर तथा बंसदा ये आपका गुजरात में है, जहां गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गैलेटिया नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। आपने पिग्मेलियन और गैलेटिया की कहानी पढ़े होंगे, स्टोरी रिटोल्ड नामक एक किताब था बिहार के 9वां 10वां क्लास में, ठीक है भाई। जो बच्चे बिहार से हैं वो समझ गए होंगे इस बात को, एक स्टोरी था। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या को चिन्हित किया गया था, तो 22% जनसंख्या को 2011 के सेंसस में गरीबी रेखा के नीचे रखा गया था। गरीबी रेखा के निर्धारण में कौन सी संस्था अहम रोल अदा करता है, तो एगो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और नीति आयोग, ठीक है। इनके अलावा भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के समय में हुआ था और मेयो की हत्या अंडमान में हुई थी। लगातार जनगणना 10 वर्ष पे जो होता है ये रिपन के समय हुआ था और आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। आखिरी जनगणना 2011 में, और 2011 में जनगणना रास्ता में है, हो रहा है। जनगणना के अध्ययन को जनांकिकी डेमोग्राफी कहा जाता है। 2011 की जनगणना कितने चरणों में कराए गए, तो 2 चरणों में कराए गए। राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात रहा था केरल का, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात रहा था पुदुचेरी का। भारत में शहरी जनसंख्या लगभग 32% थी और ग्रामीण इसको घटा देंगे तो लगभग 68% हो जाएगा। शहरी जनसंख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में दर्ज किया गया था। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, ओवरऑल जनसंख्या भी और ग्रामीण जनसंख्या भी। तीनों फॉर्मेट में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। तीनों फॉर्मेट कहने का मतलब है ग्रामीण, शहरी, ओवरऑल। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की थी, सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश की थी, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा था, तो देवांग घाटी था, है ना। लिटरेसी रेट 74.04 था, है ना। इसके अलावा आपका लिंगानुपात 943 था और जनघनत्व 382 था। तो ये कुछ जो है डाटा जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा मेल का पूछेगा तो 82.14% था लिटरेसी रेट, है ना, और फीमेल का 65.46% था। तो ये सभी के सभी बात जो है आंकड़ा जरूर जहन में रखें जब तक नया डाटा नहीं आता है। किस राज्य सरकार ने 2023 में यह घोषणा की कि सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखे जाएंगे। वाहन मतलब गाड़ी भैया, है ना। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा आपका, ताकि प्रदूषण से निगरानी मतलब रक्षा हो सके। और ये उत्तर प्रदेश हो गए, योगी आदित्यनाथ साहब ने कमेंटमेंट किए हैं। 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए, जो भी डिजेबल्ड कर्मचारी हैं उनके लिए 4% की आरक्षण की घोषणा कर दिया है। इनके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में टॉप स्थान जो हासिल किया है लेटेस्ट, ये सभी करंट के क्वेश्चन है, तो ये आपका कर्नाटक हो गया है। पहली बार जनजातीय जनगणना कराने वाला ये राज्य बिहार हो गया है। हाल में ही एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास कराने वाला राजस्थान। देखिए राजस्थान जो है चिरंजीवी योजना, इतना अच्छा योजना लाया, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाया, है ना, फिर भी न चला। इसके अलावा हाल में ही 2023 अप्रैल में फैक्ट्री संशोधन विधेयक पास किया है, ये तमिलनाडु। इनके अलावा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022-23 में जारी हुआ, तो उसमें पहला स्थान आंध्र प्रदेश को दिया है ऊर्जा दक्षता के मामले में। वहीं पर मैंने ईपीआई इंडेक्स आपको बता दिया था कि तमिलनाडु को पहला स्थान दिया गया है। ये निर्यात वाला जो है इंडेक्स है। सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा इंदौर को दिया गया है लगातार 6 टाइम। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? भाई आप जानते हो ना कि जो आपका आपातकाल है ये आपका 360 के अंदर ही आएगा, और
356 जो है राष्ट्रपति शासन, तो आपको पता भी ना हो तो भी पकड़ लोगे, तो 359 में इस प्रकार की बात करी गई है। आप जानते हो कि मौलिक अधिकार जो है आपातकाल में आपको मौलिक अधिकार से वंचित किए जाएंगे एक्सेप्ट ऑफ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21 में, इससे कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे तो कोई भी स्थिति हो। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से, 356 राष्ट्रपति शासन से और 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। आज तक वित्तीय आपात इंडिया में एको बार नहीं लगा है। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करता है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति 123 अध्यादेश जारी करते हैं, 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, 85 के तहत समय से पूर्व लोकसभा को भंग करते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है, जो कदाचार सिद्ध व्यक्तियों को माफी करते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर सारा आर्टिकल हमने पहले ही बता दिया, आज हमने इनके चुनिंदे आर्टिकल ही आपको बताया है। बाद बाकी पकानी कोका दियो दसम कार्यपालिका का प्रधान निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, ये सब मैंने पास्ट के क्लास में आपको करा दिया है। आई होप आप अच्छे से देख समझ लिए होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, यूपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्ष, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा है ना, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश की तबादला जो है राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। विभिन्न देश स्थान में स्थित द्वीप को है ना किसका मिलान गलत किया गया है ना, तो यहाँ पे धारणा द्वीप कहाँ पे है, सेशेल्स में है, ग्रीनलैंड डेनमार्क में है क्या, एकदम है, बोर्नियो द्वीप श्रीलंका में, नेत्रेनी द्वीप लक्षद्वीप में। यहाँ पे कौन सी गलत है भाई, यहाँ पे बोर्नियो द्वीप आपका इंडोनेशिया में जाना चाहिए। देखिए आंसर नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन ये इंडोनेशिया में होगा, हाँ यहाँ दिया है, बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया में है। ठीक है मेरे भाई, ये श्रीलंका में नहीं है, तो यहाँ पे श्रीलंका को काट करके और इंडोनेशिया जो है यहाँ पे घुसा देंगे। देखिए इंडोनेशिया की नवीन राजधानी भी बन चुकी है जिसका नाम है नूसंतारा। अपने अगल बगल में सभी देश ने राजधानी जो है चेंज किया है, ताकि सोच रहे हैं कि हमारा भी विकासशील देश तो हम लोग भी हैं लगभग, तो हमारा भी स्थिति भारत जैसा हो जाए। भारत बिना राजधानी चेंज किए ही आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। जैसे आप श्रीलंका को देखो, जयवर्धने पूरा कोट्टा कर लिया, ये नूसंतारा कर लिया, ये सब राजधानी में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाते हैं। तो नेत्रिनी द्वीप लक्षद्वीप में अपने जगह सही है, तो बोर्नियो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा बोर्नियो के अलावा जावा, सुमात्रा और ऐसे ऐसे सैकड़ों द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। इसी कारण इंडोनेशिया को द्वीपों का समूह वाला देश कहा जाता है और ये आसियान का मेंबर है, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसके मेंबर है आसियान, और आसियान का मुख्यालय भी जकार्ता इंडोनेशिया में ही है, जो इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी हुआ करती थी। द्वीपों की समूह को आर्कीपेलिगो कहा जाता है। ऐसा नहीं कि इंडोनेशिया की आज राजधानी जकार्ता नहीं है एडिशनल है, लेकिन अब नया भी बनाया गया संतारा। इसके अलावा बैरन द्वीप, ये अंडमान निकोबार में स्थित है और ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इनके अलावा वाटरलू द्वीप का संबंध जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट से है, और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये नेपोलियन बोनापार्ट जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और बिस्मार्क किस देश के थे ये भी कमेंट कीजिएगा। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, नेपोलियन किसे कहा जाता है और बिस्मार्क किस देश के हैं। इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया, इंट्रोड्यूस करवाए गए, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है प्रस्तावित की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली निकाय योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। 2015 में इसका जगह नीति आयोग लिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित हुआ करता था। कृषि पर विशेष बल दिया गया। 1951 से 1956 इसकी अवधि रही थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रहा। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित हुआ करता था। भारी उद्योग पे विशेष बल दिया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही इंडिया को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जो है ले आया गया, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आया। क्योंकि है ना, आप जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें निजी और जो आपका सरकारी सेक्टर है दोनों का सह अस्तित्व से जो अर्थव्यवस्था फले फूले उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका में कैसा अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ को ज्यादा टॉप पे रखा जाता है ना, किसके रिलेशन में, तो सामाजिक कल्याण के रिलेशन में, कि भाई सामाजिक कल्याण नीचे रहो, पहले लाभ होना चाहिए, है ना। योजना अवकाश जो है 1966-69 के काल को कहा जाता है। इसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना
नहीं बनाया गया था। बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को, है ना, आपका जो है हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसरो की स्थापना भी 1969 में हुआ था। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 में, तो ये भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था। साथ ही साथ 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी करी गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये हमारा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, नडमा। ठीक है, नडमा की स्थापना जो है 2006 में कौन से एक्ट हुआ था? तो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अनुसार 2006 में कराया गया था। जहां तक मेरी लुकआउट है कि भाई कोई भी जो चीज गठन हुआ तो उससे 1 साल पहले का उसका अधिनियम रहता है। ठीक है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा। आप देखिए ना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया, 93 में लागू हुआ, है ना। इसी प्रकार से मैं देखा हूं इस बात को। तो अगर जब कभी आप बरगलाने लगो एग्जाम में तो किससे हुआ, तो 1 साल पहले अधिनियम होता है और गठन होता है 1 साल के बाद में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रयोग कार्यों में आपदा प्रबंधन हेतु योजना को स्वीकृत करता है, आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां तैयार करता है, प्रिकॉशन वगैरह लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है ना उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री CSIR है ना, इसमें पदेन अध्यक्ष के रूप में जो है काम करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत में जो मिड डे मील है ना, जिसे मध्याह्न भोजन नहीं, दोपहरिया में खाना देता है स्कूल में मिड डे मील, तो इसका नाम जो है बदल गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है? पोषण शक्ति योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। इसकी जो शुरुआत है 1995 में हुआ था और ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, इसके अलावा चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? देखिए, चरक थे कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। कनिष्क किस वंश के थे? तो ये कुषाण वंश के सबसे अधिक लोकप्रिय हुए शक्तिशाली शासक हुए। इन्हीं के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करा गया था। यहाँ पे कुषाण लिखना जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, तो मैं आपको इसे करेक्ट करके दूंगा। ये कुषाण वंश के थे। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है इन्हीं के काल में हुआ था। कनिष्क ने प्रसिद्ध सिल्क मार्ग की खोज की थी, इसे ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है कि श्रीलंका पे जो है अधिकार किसने किया था? तो राजेंद्र चोल ने किया था, चोल वंश के शासक, है ना। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? कवि हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी करी है। जयदेव जो है ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हुआ करता था, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। पृथ्वीराज रासो की दरबारी कवि चंद्र बरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। आप जानते हैं एक जैसे प्रश्न को एक जगह जो है आपको बताऊंगा, ताकि जो है अधिक से अधिक प्रश्न और आपका दिमाग एकदम जो है थॉट सीधा वे में सोचे, आपकी सोचने की जो है क्षमता डेवलप हो जाए मेरे भाई, है ना, कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उमा नंदूरी है। राष्ट्रीय नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष शेखर सेन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के वर्तमान अध्यक्ष M जगदीश कुमार है, जो पिछले MTS से लेकर अभी तक पूछा जा रहा है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा शैक्षणिक संस्थान होता है। जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? शांति श्री धूलपुरी पंडित। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मैंने बता रखा है अरविंद पनगड़िया, लेकिन अगर कुलपति खाली पूछेगा तो अभय सिंह कीजिएगा। कुलाधिपति और कुलपति में थोड़ा सा फर्क है। इसके अलावा अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग में प्रथम उपाध्यक्ष के तौर पर सिलेक्ट हुए थे 2015 में। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन है? प्रोफेसर नजमा अख्तर, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद NCERT, है ना, NCERT के जो वर्तमान निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, इन्हें पूछा जाता है। साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष माधव कौशिक। CBSE के वर्तमान अध्यक्ष निधि छिब्बर। देखिए आज जो भी शैक्षणिक संस्थान है उनको मैं एक जगह उनके हेड को रखा हूं, जो न आप जानते हो उनको नोट करें। भारत में, है ना, पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो पूंजी प्रधान उद्योग में अगर सर्वोत्तम उदाहरण करेंगे जिसमें हमें सफलता भी हाथ लगा, तो ये हमारा इस्पात उद्योग है। इस्पात उद्योग के मामले में जो लौह अयस्क हम प्रोड्यूस करते हैं, लौह इस्पात का उत्खनन करते हैं, तो विश्व में हमारा दूसरा स्थान हो गया है। ठीक है भाई, चीन के बाद, है ना, जापान को पछाड़े हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जापान को ढकेल दिए तीसरा स्थान पे। लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष राज्य की बात करेंगे इंडिया में तो अभी उड़ीसा, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है और तीसरा स्थान जी कर्नाटक का है। ठीक है, चौथा स्थान पे MP रख लीजिएगा। ठीक है, ये अभी ज्यादा लौह जो ये होता है अयस्क, उसका उत्खनन करता है। बाद में कि कभी जमाना था जब कद्रमुख आप सुना करते थे, अब ना सुनिए। इनके अलावा
भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 फैक्ट्रियां लगाई गई थी। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला ये आपका उड़ीसा में है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, एगो भिलाई ये रूस के सहयोग से जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। इनके अलावा भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात मरमागुबा बंदरगाह से होता है और मरमागांव बंदरगाह जो है ये आपका वेस्टर्न रीजन के बंदरगाह है, पश्चिमी घाट का बंदरगाह है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक झील का निर्माण क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण हुआ है? देखिए जो आपका क्षुद्र ग्रह होता है उनके टक्कर से, जो एस्ट्रॉइड के टकराने से आपका यानी गिरने कहिए तो जो झील का रूप ले लिया, ये आपका लोनार झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में है ना, लोनार झील महाराष्ट्र में है। क्षुद्र ग्रह ये भी पूछा जाता है कि किसके किसके बीच चक्कर लगाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाता है एस्ट्रॉइड। ये भी क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं एग्जाम में रखिए, सॉरी मन में रखिएगा, है ना, ब्रह्मांड से आपका ग्रह मंडल से। इसके अलावा भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक बुलर है जो जम्मू कश्मीर में है और ये आपका प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से बना है। प्लेट टेक्टोनिक जो है आपका प्लेट ये सिद्धांत से हिमालय का भी निर्माण हुआ है, ये आप जानते ही हैं, यूरेशियन अमेरिका और इंडियन प्लेट के टकराने से। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है जो केरला में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ये आपका उड़ीसा में है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील मणिपुर में है जहां पे आपका कैबुल लामजाओ जो पल्लवित नेशनल पार्क है वो भी है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। तो ये कुछ एक झील है जो आपको काम आएगा। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी झील कहेंगे तो कस्पियन सागर है, ये खारे पानी की झील हुआ करता है, इसके नाम में भले सागर है लेकिन ये झील है। विस्तृत झील जो आपका बृहत झील है ये 5 झीलों का समूह है जो अमेरिका और कनाडा के पास है। ये कौन कौन से है? ईरी, ऑन्टारियो, मिशिगन, हारून, सुपीरियर, ठीक है ना। हम लोग जब पढ़ते थे तो इसका इस प्रकार से थोड़ा फनी वे में याद रखे थे, आंटी की मशीन इस प्रकार से, है ना, मैं याद रखा था भाई, आप लोग भी याद रख सकते हो, है ना। ईरी, ऑन्टारियो, मिशिगन, हारून, सुपीरियर, है ना। और भी बात है, जाने दीजिए, मैं अपने हिसाब से याद रखा था, आप लोग भी याद रख सकते हो, देखिए, है ना। इसके अलावा झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, लिम्नोलॉजी, है ना। जिस फनी वे में आपको याद होता है दादा, आपको फतेह करने के लिए हर वो स्टेप यूज करना है जिससे आपको सफलता मिल पाए, ठीक है ना। अब किसी की कत्ल नहीं करनी है भाई पढ़ाई पे, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये क्या होता है? कभी न भूलने की ट्रिक क्या है इसकी? तो जो भैया कभी न समाप्त हो, जिसको समाप्त होते हुए हम नहीं देख पाएंगे या फिर भविष्य में 10-5 पीढ़ी के बाद भी जो है समाप्त होने की आसार बहुत कम है, तो उसे आप गैर परंपरागत में रख लेंगे, ठीक है। गैर परंपरागत या सॉरी नवीकरणीय, ये दोनों एक एक चीज होता है। मैं देहाती में हालांकि अलग है डिफिनीशन इसका, मैं आपको सिर्फ समझाने और करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए ट्रिक दे रहा हूं कि भाई गैर परंपरागत या फिर आपका नवीकरणीय, ये दोनों को एक ही स्लाइड में रखेंगे। और इसका मैंने क्या बताया, जो जल्दी खत्म ना हो, और जो खत्म हो जाए वो आपका अनवीकरणीय होगा और परंपरागत होगा। बस इतनी सी चीज समझना है। आइए उदाहरण देते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए कि हवा से उत्पन्न पवन ऊर्जा है, तो क्या हवा खत्म होने वाला है परसों? नहीं, तो ये किस में आएगा? गैर परंपरागत और नवीकरणीय, ये दोनों में आ जाएगा, नवीकरणीय और गैर परंपरागत। लेकिन पेट्रोल, है ना, ये क्या भाई, डर लग रहा है, खत्म हो जाएगा, है ना, तो ये किस में आएगा? आपका परंपरागत में आ जाएगा, परंपरागत, और किसमें? अनवीकरणीय में। दोनों बात आप समझ गए, यही चीज लिखा है। भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा का हिस्सा कहां से आता है? थर्मल पावर से, कोयला आधारित। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ कहां मिलेंगे? कौन चट्टानों में? तो अवसादी चट्टान में आपको मिलेंगे। मिल्खा सिख, जिसे फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, किस खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दौड़ के अंदर जीतने वाला भारतीय बना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिल्खा साहब हमारे बीच नहीं रहे, पिछले साल जो है चले गए दुनिया को छोड़ के, है ना, दिवंगत हो गए, है ना भैया। तो ये राष्ट्रमंडल खेल 1958 कार्डिफ में हुआ था, तो वहां पे दौड़ के खेल में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी बने थे मिल्खा सिंह साहब। मिल्खा सिंह साहब की ओरिजिन पाकिस्तान से हुआ था, लेकिन इंडिया में आके बसे और इंडिया का नाम बहुत ज्यादा रोशन किए, ठीक है। भारत को ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग में दिलाया था, शूटिंग खेल के अंदर 10 मीटर वाला में। इसके अलावा
भारत के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला पदक अंजू बेबी जॉर्ज 2003 में कांस्य पदक के रूप में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिलाया। इसके अलावा भारत को ओलंपिक में पहला पदक जो है हॉकी में मिला था, गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड जो आया पहला भारत के खाते में 1928 हॉकी में आया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक इसी बार 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में एकमात्र पदक जीता। मिल्खा सिंह की प्रसिद्ध किताब है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये पिछले एमटीएस में 13 बार पूछा गया था। राष्ट्रमंडल खेल को ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कहा जाता है। करोड़ों बार आपके एग्जाम में आया है कि किस गेम को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। इसकी कहानी मैं बता दिया हूं कि पहले नहीं, अभी भी जो कभी न कभी ब्रिटिश सरकार यानी इंग्लैंड के जो है अधीन रहा हो देश, वही सदस्य इसमें भाग लेते हैं। हालांकि अब बात भी है, इसकी शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुआ था। भारत 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल से भाग ले रहे हैं। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ है वो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगी। अगला प्रश्न है यरला, बरना और डिंडी ये किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है, यरला, बरना और डिंडी। कृष्णा नदी जो है पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के हिल स्टेशन महाबलेश्वर से होती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, महानदी, गंगा, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मेजर नदियों में से है। अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करेंगे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है ना, ये नदी है आपका नर्मदा, है ना। इसे VVI करके रखेंगे। नर्मदा की जो है उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी जो मैकाल रेंज के पर्वत है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नर्मदा बताइएगा। ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर, इंदिरा गांधी बांध परियोजना, ये सभी के सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। एशियन गेम 2022 में भारत की तरफ से समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? देखिए जो आपका फ्लैग बैरियर होता है, 2 समारोह का होता है, वो शुरुआती एगो लास्ट वाला। तो जो लास्ट वाला समारोह के ध्वजवाहक भारत के लिए बने PR श्रीजेश बने। 19वीं एशियाई खेल 2022 चीन में कराए गए, जिसमें भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है भाई, हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी से, लवलीना बोरगोहेन जो है बॉक्सिंग, महिला संबंधित असम की रहने वाली है। एशियाई खेल 2022 में भारत को 107 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ। चीन उस मेडल टैली में पहला स्थान पर रहा। एशियाई खेल की शुरुआती संस्करण भारत में ही 1951 में कराए गए थे। दूसरी बार एशियाई खेल भारत में 1982 में कराए गए और दोनों ही बार दिल्ली में कराए गए। इसके अलावा एशियाई खेल 2022-23 के मस्कट जो है 3 रोबोट का नाम था, कोंगकोंग, लिनियन और चेनचेन। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ये थाईलैंड में हुआ है। इसमें भारत को 27 पदक मिला है और तीसरा स्थान हासिल हुआ है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 भारत के झारखंड में हुआ है। विजेता भी भारत, उपविजेता जापान बना है। किस मंदिर को पेरिया कोयल भी कहा जाता है? तो बिरदेश्वर मंदिर को पेरिया कोयल कहा जाता है। अब बिरदेश्वर मंदिर काफी फेमस मंदिर है, आप सभी जानते हैं। आज इसका दूसरा नाम भी आप समझिए, है ना। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर ये हरियाणा राज्य में स्थित है। भीतरगांव की पुराना मंदिर ये कानपुर में स्थित है, ये अभी पूछा भी गया था। शोर मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। अवंती स्वामी मंदिर ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मुझे एकदम 100% विश्वास है कि यह अवंती स्वामी मंदिर अगर आपके एग्जाम में आए और अगर आपने पहले कभी नहीं सुन रखा है तो आप पक्का साउथ के कोई भी स्टेट तो जरूर लगा दोगे, 100%, है ना भाई। क्योंकि हर दिल में वही दिल बसता है भाई, जैसे आपके हैं, है ना। आत्मा सेम ही लगता लगभग, तो सेम ही जैसे सोचता है, मैं जैसा समझ रहा हूं। इसके अलावा अंकोर वाट के मंदिर ये जो परिसर है इसे दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। करंट सेक्शन की क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के निवास को 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। अमेरिकी के राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है। ब्रिटेन के निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। इसके अलावा माथुरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना। तेलंगाना माथुरी लोक नृत्य का संबंध, ये माधुरी नहीं है, मैंने इससे पहले एक ममिता लोक नृत्य बताया था और CGL में पूछा भी था, ठीक है मेरे भाई, है ना। ये है जी माथुरी, ये आपका तेलंगाना में, है ना। तेलंगाना की अन्य नृत्य में आएंगे तो पेरेनी डंडावम, ये भी काफी फेमस लोक नृत्य है तेलंगाना का, है ना। तेलंगाना का
अन्य त्योहार में आएंगे बथुकम्मा, मेदराम जात्रा और बोनालू। ये मेदराम जात्रा जो है 4 दिन तक होता है और ये कोया जनजाति के लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इस मेला में, और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेला है आफ्टर कुंभ मेला, है ना भाई। तो ये जो बोनालू और बथुकम्मा है इसके डेटी भी पूछे जाते हैं। तो ये जो बथुकम्मा है, ये जो बोनालू है, तो बथुकम्मा में गौरी की पूजा होती है और बोनालू में काली की पूजा होती है ना। बथुकम्मा को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हाल फिलहाल में हिमा कोहली बनी थी। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में भामाकल्पम, वीरानाट्यम, डप्पू, लंबाडी, ढिमसा, कोलाट्टम, है ना। इसके अलावा भाषाई आधार पर गठित होने वाली प्रथम राज्य भी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई गुजरात के बाद सबसे अधिक है। बेहदनी, खलम, लाहो, नोंगकरम ये मेघालय का प्रमुख नृत्य है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यहाँ पे कुछ नृत्य हम लिख रखे हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? गिद्धा पंजाब का है, घूमर राजस्थान का है, लूर हरियाणा का है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का। तो इन सब में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी तथा उनसे संबंधित राज्य का मिलान गलत किया गया है? देखिए, निखत जरीन तेलंगाना की रहने वाली है, एकदम रहने वाली है। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के हैं। दीपिका कुमारी झारखंड के हैं। अभी तक मेरे ख्याल में तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ही गलत होगा। ठीक है भाई। इसके अलावा टेकचंद राजस्थान, देखिए टेकचंद राजस्थान का नहीं है, ये हरियाणा का है। टेकचंद भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। भाला फेंक के कुछ गिने चुने खिलाड़ी को आप जरूर याद रखेंगे, पैरा और नॉर्मल वाली, जैसे अनुरानी महिला, नीरज चोपड़ा, टेकचंद, देवेंद्र झाझड़िया, इन सबको जरूर ध्यान रखें मेरे भाई। ये सब स्टार हैं, स्टार, है ना। इनके अलावा निखत जरीन ये महिला बॉक्सिंग से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा महिला शूटिंग से। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से, है ना। अनाहत सिंह दिल्ली के रहने वाले हैं, स्क्वैश खेलते हैं और अभी जो है कुछ ही दिन पहले गोल्ड जीतकर धूम मचा दिया। इनके अलावा हिमा दास असम के रहने वाली हैं, महिला धावक हैं और इसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। साइना नेहवाल, है ना, ये बैडमिंटन खेलती है, ये हरियाणा के हैं। रानी रामपाल ये हॉकी से संबंधित है। मनु भाकर ये आपका, इसके अलावा दीपा मलिक ये आपका एथलेटिक्स में जाएगा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। विनेश फोगाट ये जो है लड़ते हैं उबला, है ना, पहलवान कहिए। सीमा पुनिया ये सभी के सभी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वाणिज्यिक फसल नहीं है? देखिए, फसल को कई तरीके से आप कैटेगराइज करते हैं। वाणिज्यिक फसल, नगदी फसल, रोपण फसल, मुख्य खाद्यान्न, है ना, इस प्रकार से। ठीक है। तो जो वाणिज्यिक फसल नहीं है, वाणिज्यिक फसल नहीं है, तो ये रबर को हम वाणिज्यिक फसल को पूर्णतः दर्जा नहीं देते हैं। भारत में वाणिज्यिक फसल में हम रखते हैं कपास को, तिलहन को, जूट को, ईख को, तंबाकू को। ये सब वाणिज्यिक फसल है। इसका मेन उद्देश्य ही होता है कि व्यापार करना। अब जो किसान तंबाकू की खेती करते हैं तो तंबाकू खाने के लिए थोड़ी खेती करते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है बेचने के लिए। अब गन्ना कितना खाएगा, है ना, कपास कितना जो है, घर में फैक्ट्री थोड़ी है कि कपड़ा बनेगी, है ना। तो ये सब जो है मुख्य उद्देश्य ही छुपा है व्यापार करने का। अब रबर वगैरह जो है, नारियल वगैरह जो है, कॉफी वगैरह जो है, ये सब रोपण फसल है। रोपण फसल में आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, सच्चाई यही है। इसके अलावा बागवानी फसल, है ना, जो सब्जियां वगैरह जो है, जो औषधीय पौधा है, फूल वगैरह, ये सब बागवानी में आ जाएगा। नगदी फसल, है ना, इसमें भी जो है पूरी तरीके से बेचने का लक्ष्य छुपा होता है, उसे नगदी फसल कहते हैं। खाद्यान्न फसल, है ना, जो खाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे आलू, चावल, मक्का, सोयाबीन, गेहूं। भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। चारों में से बताइएगा सबसे ज्यादा पैदावार किसकी होती है भारत में? रबी फसल गेहूं, मसूर, चना। खरीफ फसल धान, मूंग, जूट, मूंगफली। लेकिन ये जो मूंग है ना, ये अगर जूट का ऑप्शन नहीं भी रह सकता, खरीफ का ऑप्शन नहीं भी रह सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत कम टाइम पीरियड में जो है उपजाया जाता है, ग्रीष्म काल और खरीफ काल के बीच में। इसके अलावा जायद फसल खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा। जो आपका खरीफ का समय और रबी के फसल के बीच का समय होता है, उसमें खीरा, ककड़ी, तरबूजा ये सब उपजाया जाता है ना। जो बारिश के शुरू होने ही जो फसल बोया जाता है वो खरीफ का फसल है, जैसे धान वगैरह, है ना। और जो मिड ठंडी में बोया जाता है वो रबी की फसल है ना। आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब दोस्तों, तो ये थे आज के, ये लास्ट क्वेश्चन है सर, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये चैनल ही आपका है और इसे आगे ले जाने की पूरी जिम्मेवारी आपकी ही बनती है। देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ प्यूरिफाइड क्वेश्चन ही मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपको मेरिट तक ले जाएगा। तो जो बच्चे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, लिंक क्लिक करके जो है आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।